दिव्या जी हमारे साथ है, मैं दिव्या जी को हाईलाइट कर देता हूँ। दिव्या जी अपना एक इंट्रोडक्शन देके आगे शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। और मैं बाकी लोगों से कहूंगा अगर आप लोग म्यूट करके रखें तो ज्यादा अच्छा, हम अच्छी तरह से सुन पाएंगे, ठीक है। दिव्या जी आपके स्क्रीन पर है। जी दिव्या जी शुरू करें। जी सर, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। ओके, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सबको, नमस्कार। मेरा नाम दिव्या सांगलीकर है और मैं नोएडा बेस्ड हूँ। प्रैक्टिसिंग स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट मतलब केवल एथलीट्स को नहीं ट्रेन करती हूँ, लोगों की लाइफस्टाइल डिजीजेस, वेट से रिलेटेड जो इश्यूज है, मेजरली मेरा जो ज्यादा काम रहा है, फोकस रहा है, वो है प्रिवेंटिव वेलनेस। मतलब हम जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है उनको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काम करती हूँ। हम लोग कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे वेलनेस इवेंट्स कराते हैं, उसी के साथ साथ ऑनलाइन जो 1-to-1 कंसल्टेशंस होते हैं वो भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके आगे हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के। थोड़ा समय लूंगी आप सबका कि ये टॉपिक मतलब फैट लॉस डाइट क्यों, या फिर फैट लॉस क्या होता है, उसका अहमियत क्या है, हमें क्यों फैट लॉस के ऊपर फोकस करना चाहिए, और अगर फैट लॉस के ऊपर फोकस करना है तो वो कैसे करना चाहिए। ठीक है, उस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले सर मुझे एक्सेस मिल सकता है स्क्रीन शेयर करने के लिए? एक बस इमेज दिखानी है मुझे। अच्छा, मैं आपको एक्सेस दे तो देता हूँ, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा साइड में जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे ना, आप उनको एंटर करते रहिएगा, ठीक है। नहीं, आप मुझे को-होस्ट बना देंगे तो भी आई थिंक हो जाएगा, अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज ठीक है। नहीं, मुझे को-होस्ट बनाने का आइडिया है नहीं, को-होस्ट बनाते कैसे। अच्छा, नहीं तो तो आप जो है, नहीं नहीं बात नहीं, मैं ना एक फोटो आपको, व्हाट्सएप भी नहीं अभी मेरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मैंने आपको कोई बना बात नहीं। दिया है, मैंने अच्छा, आपको बना दिया है, आप बीच में थोड़ी देख देर मेरा हो जाए फिर मैं आपको बता दूंगी, फिर आप वापस, मैं आपको बना दूंगी होस्ट वापस। ठीक है, मैंने आपको बना दिया होस्ट, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ बाकिया ठीक है। सो मैं इसलिए चाह रही थी क्योंकि मुझे आप लोगों को जो बेसिक बॉडी कंपोजिशन होता है वो क्या होता है वो दिखाना था। स्क्रीन, जी नमस्कार। नमस्ते सर। आप लोगों को दिख रही है इमेज यहाँ दिख रही है, स्क्रीन? बिल्कुल दिख। ओके, ओके ग्रेट। सो मैंने जैसे कहा था कि हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम फैट लॉस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आज। तो फैट लॉस क्या है ये जानने से भी पहले थोड़ा सा हम जब भी बात करते हैं कि मेरा वेट या मेरा वेट 60 kg है, 65 है, 70 है, तो उसमें एग्जैक्टली क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर आप सबका थोड़ा सा फोकस होना बहुत जरूरी है। जैसे आप ये दोनों इमेजेस देख रहे हो, एक तरफ है मेल, एक तरफ है फीमेल, है ना। तो ये जो सारे फैक्टर्स बताए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब अगर मैं कहती हूँ मेरा वेट 60 kg है, तो उसमें कुछ कुछ परसेंटेज मसल मास होता है, कुछ परसेंटेज हमारा फैट होता है जो कि बहुत इसेंशियल है, कुछ परसेंटेज होता है नॉन इसेंशियल फैट, फिर हमारे बोन्स होते हैं, और फिर बाकी जो अदर्स में बॉडी में जो वाटर है, फिर कुछ ऑर्गन्स है, उसका सारा वेट आता है। तो मतलब 60 kg, मतलब 60 kg में से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर अब मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, अब आप टेक ओवर कर सकते हो, मैं अब मेरा जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करूंगी। तो ये जो मैंने इमेज आप सबको दिखाया था अभी, वो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी बाद में आपके। अब मैं एक बता रही थी कि मसल मास होता है, बोन्स होते हैं, फैट होता है और वाटर होता है। अब जब हम कहते हैं कि मुझे फैट लॉस करना है तो हमारा फोकस होना चाहिए बॉडी में से फैट, जो स्टोर्ड फैट है उसको कम करने के लिए।
दो तरीके के वेट लॉस जब होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं रादर तीन चीजें होती हैं। एक तो जब आपका फटाफट वेट कम होता है, आपकी बॉडी में से वाटर लॉस होता है ना। मतलब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कि मान लो आपने 3 दिन का या 4 दिन का फास्ट कर लिया, करते हैं ना लोग, 7 दिन का फास्ट या 2 दिन का एकदम कुछ भी नहीं खाना है, कंप्लीटली नो फूड। इस फास्ट में क्या होता है, बॉडी में से वाटर फटाफट निकल जाता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। दूसरा जो अनहेल्दी वेट लॉस जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं वो है मसल लॉस होता है। मतलब क्या, कि हम बहुत कम कैलोरी का डाइट ले रहे हैं और उसी के ऊपर हमारा गुजारा हो रहा है, मतलब वजन कम तो हो रहा है हमारा, और थोड़ी सी लिथार्जी भी आ रही है, फिर सैगिनेस होता है, मतलब हमें लगता है ना कि स्किन लटक रही है या फिर यहाँ पे। तो मसल मास जो है वो अगर हमारा कम होने लगता है तो वो भी एक अनहेल्दी वेट लॉस होता है। और जो तीसरा प्रकार है वेट लॉस का वो है फैट लॉस। अब वो इमेज अगर आपको याद है तो उसमें मैंने दिखाया था कि 3% मेल या फीमेल, इनमें फैट्स जो है वो इसेंशियल है। और उसके सिवाय जो बाकी का नॉन इसेंशियल फैट है वो वेरी करता है 15% से लेके 20% तक। ओके। तो अब हमारा जो फैट लॉस का गोल है या जो आज का सेशन है हमारा, वो हमारा फोकस इसी के ऊपर रहेगा कि ये जो नॉन इसेंशियल फैट है इसको हम किस तरीके से कम करें। ठीक है। जी। वाटर लॉस और मसल लॉस, इन दोनों तरीके से अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो वो अनहेल्दी वेट लॉस है। और ये कैसे होगा, ये महीने में इवन 5 किलो कम हो गया है ना, या फिर 3 महीने में आपने वजन तो कम कर लिया बट आपकी एनर्जी लेवल बहुत कम हो गई, चेहरे का नूर एकदम आपका चला गया। तो ये सारे अनहेल्दी वेट लॉस के रिजल्ट्स है। अनहेल्दी वेट लॉस के बाद आपका जो मतलब अगर आप बहुत लो प्रोटीन डाइट भी ले रहे हो, आप न्यूट्रिएंट्स क्या है, हेल्दी ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ, इसका अगर आप ख्याल नहीं रख रहे हो, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो मैं इसलिए ये स्टार्टिंग में बता रही हूँ बिकॉज हमको इन सब चीजों से बचना है ना। इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये मतलब वेट लॉस करने के बाद फायदा होने के बजाय बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग पता नहीं क्या क्या सप्लीमेंट्स, क्या क्या शेक्स लेके वेट लॉस तो कर लेते हैं, बट उसके बाद जो उसका असर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर होता है वो बिल्कुल भी मतलब रिकमेंडेड नहीं है। तो ऐसा कुछ भी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम खुद की बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं। सो हमें वाटर लॉस बहुत ज्यादा नहीं करना है, डिहाइड्रेशन मोड पे नहीं जाना है, हमें बहुत ज्यादा मसल लॉस नहीं करना है, हमें करना है फैट लॉस। ओके। अब ये जो बॉडी में फैट होता है, ये फैट एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? हम्म? हम और आपकी बात करते हैं, मैं किसी भी एथलीट या फिर किसी भी प्रोफेशनल बंदे की बात नहीं कर रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा मतलब मान लो 2 3 4 घंटे जिम करते हैं, बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट के ऊपर फोकस करते हैं, उनका डाइट एकदम अप टू डेट, सप्लीमेंट्स एकदम अप टू डेट होते हैं, वो हमारे आइडल्स नहीं है। जो कॉमन मैन है, जो हमारा नॉर्मल वर्क लाइफ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम बैठे बैठे काम करते हैं या स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, उसमें अगर फीमेल्स है तो आपका जो फैट परसेंटेज है वो 30% या उससे कम होना चाहिए। ओके। और अगर मेल्स है तो आपका फैट परसेंटेज 25 या 20% से कम होना चाहिए। ठीक है। हम्म? अब यहाँ पे कहीं पे भी मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपका वेट 60 kg होना चाहिए, 65 kg होना चाहिए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे कि दो तरीके के इंसान होते हैं, दो तरीके के बंदे हैं। मान लो एक का वेट है 70 kg, दूसरे का भी वेट है 70 kg, बट उनका जो फिजिक है, उनका जो हेल्थ है 45% है, और दूसरा जो 70 kg है उसका फैट परसेंटेज 28% है और मसल मास 40% है, तो वो हेल्दी एक एग्जाम्पल है ना, हेल्दी और फिट बॉडी का। बहुत ज्यादा अगर टेक्निकल हो रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, बट ये चीज समझना बहुत जरूरी है बिकॉज आई होप कि आप सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, आपका खान पान कैसे होना चाहिए इसका अगर आप ध्यान रखते हो, तो ये भी बेसिक हमारे हेल्थ गोल्स कैसे होने चाहिए ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब आप लोग मुझे पूछोगे
कि दिव्या ठीक है, फैट लॉस करना जरूरी है, 30% फीमेल्स मैक्सिमम मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो 30% हमारा फैट होना चाहिए। अब ये मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा फैट परसेंटेज कितना है? बिकॉज हमें तो मार्केट में नॉर्मल वेइंग स्केल्स मिलते हैं, ठीक है, वो वेइंग स्केल तो हमें हमारा फिजिकल वेट बताएंगे। तो हम लोग प्रोफेशनली जब यूज करते हैं अपने कुछ सेंटर्स में, वीएलसीसी या फिर जिम्स में, स्पेशलाइज स्केल्स देखे होंगे, कुछ बीएमआई स्केल्स होते हैं या कराड़ा स्कैन होता है या फिर वेइंग स्केल होता है जिसके ऊपर हम ऐसे पकड़ के ऐसे खड़े होते हैं, तो वो एक चिट सा निकाल देता है जिसमें वो हमें हमारा विसरल फैट कितना है, ओवरऑल फैट कितना है, राइट लेग, लेफ्ट लेग, हैंड्स, इन दोनों में मसल्स कितने हैं, कौन सा स्ट्रांग है, ये पूरा डिटेल एनालिसिस करके देता है। अगर आपको कभी चांस मिले, आप ऐसे सेंटर में जाके आपका एनालिसिस कर सकते हो। अगर नहीं मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको गूगल पे जाना है और बॉडी फैट कैलकुलेटर सर्च करना है, ठीक है। जब आप बॉडी फैट कैलकुलेटर सर्च करोगे, calculator.com या .net करके साइट है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड कैलकुलेटर्स मिलेंगे, साइंटिफिकली वो सही होते हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इस बॉडी फैट कैलकुलेटर में हमें हमारा एज, हम जैसे हमारा नेक सरकमफरेंस कितना है, वेस्ट सरकमफरेंस कितना है, हिप सरकमफरेंस कितना है, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स जो हमारा मेजरिंग टेप होता है घर पे, उसके ऊपर चेक करके हमें उसके ऊपर डालना है, तो वो हमें हमारा बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा। अब जो मशीन आपका चेक करेगा और जो ये कैलकुलेटर देगा, उसमें 3 से 5% का डिफरेंस होता है, विच इज फाइन, हमें मोटा मोटा आइडिया आ जाता है, ठीक है। अब ये हो गया एक तरीका खुद का बॉडी फैट परसेंटेज जानने का। अब एक और तरीका या एक और पैरामीटर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये भी आपको नहीं करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हम फॉलो कर सकते हैं। मतलब हमारा वेट जो है वेइंग स्केल पे चेक करने के सिवाय हमें खुद का वेस्ट टू हिप रेशो पता होना बहुत जरूरी है। वेस्ट टू हिप रेशो, ठीक है, आप खड़े होंगे और आपकी नेवल के नीचे 2 फिंगर्स छोड़ के वो आपका वेस्ट साइज होगा, और हिप्स पे जो आपका सबसे ब्रॉडर जो बहन, पॉइंट है, हाँ जी, वो यशी त्रिशा का वो नहीं कह रही वो ओके सॉरी। जी तो जो हिप्स पे आपका सबसे ब्रॉडर जो पॉइंट होगा, वहां पे आप आपका हिप्स का मेजरमेंट्स लोगे, ठीक है, जी और इसका हमें रेशो निकालना है, तो ये हो गया हमारा वेस्ट टू हिप रेशो। जी अगर आप फीमेल हो तो आपका 0.8 से कम होना चाहिए, ओके। अगर आप मेल हो तो आपका 0.95 से कम होना चाहिए। सो अब जब हमें पता चल गया कि वेट के सिवाय हमारा फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए या फिर वेस्ट टू हिप रेशो कितना होना चाहिए, अब आप खुद का हेल्थ गोल एक डिसाइड कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने बताया था कि हम फैट लॉस के बारे में बात करेंगे, तो अगर आपका वेस्ट टू हिप रेशो ज्यादा है, मतलब आपको एंड्रॉइड, मतलब सॉरी, एब्डोमिनल ओबेसिटी है। सो एब्डोमिनल ओबेसिटी मतलब पेट के ऊपर जो फैट है वो जमा हुआ है, ठीक है। सो आपने देखा होगा कई तरीके के बॉडी टाइप्स होते हैं, एप्पल शेप, पियर शेप, स्पेसिफिकली फीमेल्स में जो होते हैं, तो या तो फैट डिपॉजिट ज्यादा स्टमक पे होता है या तो फिर हिप्स के ऊपर होता है। बट कहीं पे भी हो, स्पॉट रिडक्शन साइंटिफिकली हम लोग, मतलब सर आप भी इसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, बट स्पॉट रिडक्शन यूजुअली हम नहीं मानते हैं, ओवरऑल बॉडी में वेट लॉस होता है ना। तो कुछ एक्सरसाइजेस है जो आपको शायद हेल्प करे कि उस एरिया का मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट यूजुअली स्पॉट रिडक्शन के ऊपर नहीं फोकस करते हैं। बट हाँ, अगर आपका वेस्ट टू हिप रेशो सही है, तो जो लाइफस्टाइल डिजीजेस प्रिवेंट करने की बात हो रही थी, लाइफस्टाइल डिजीज जैसे हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, मेजरली ये दो जो कि हमारी हाथों में है, तो हमें पेट के ऊपर चर्बी ज्यादा चढ़ने नहीं देना है। अब फैट लॉस की जरूरत हर उस इंसान को है जिसका बॉडी में फैट ज्यादा है। अब भले ही वो लीन और थिन दिख रहा हो, अगर कोई यहाँ पे है जो फिजिकली फिट लग रहे हैं, हम कितने सारे लोगों को बोलते हैं कि अरे तुम्हें क्या जरूरत है वजन कम करने की, तुम तो एकदम फिट दिख रहे हो, बट अगर उनका बॉडी फैट परसेंटेज, मतलब अगर पेट पे ज्यादा फैट है, या हम मशीन के ऊपर जब चेक करेंगे कि फैट परसेंटेज आपका 38%, 45% ऐसा है, तो वो अनहेल्दी है, वो आपको हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल लीड करने में हेल्प नहीं करेगा,
ठीक है, तब आपको आपका जो डाइट और आपका जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है। सो आई होप आप सबको ये क्लियर है फैट लॉस और वेट लॉस में क्या डिफरेंस है। आप थम्स अप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। सो फैट लॉस के बाद अब आप सबको खुद के लिए एक एक्सरसाइज करना है कि आप खुद का हेल्थ गोल एक डिसाइड करोगे कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मेरा वेस्ट टू हिप रेशो मान लो 0.86 है, तो मुझे उसे 0.80 पे लाना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक है, अगर मेल हो आप, आपका वेस्ट टू हिप रेशो मान लो 0.97 या 1 है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है। ये जो वेस्ट टू हिप रेशो है, इसी का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि पेट के ऊपर चर्बी होती है या फिर पेट कम करना, उसके लिए हमें क्या करना है, तो वही सारी चीजें करनी है जो हमें वेट या वजन कम करने के लिए बताई जाती है। अब हम चलते हैं ये बेसिक्स के बारे में, जब हमारी बात हो गई, अब हम चलते हैं फैट लॉस डाइट की तरफ। कुछ बेसिक थंब रूल्स मैं आपको बताऊंगी कि फैट लॉस डाइट कैसे होना चाहिए या उसमें क्या क्या हमें कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, कोई भी एक ही रूल या कोई भी एक ही सेंटेंस हम सबके लिए लागू नहीं होगा। ओके, वी ऑल आर यूनिक, है ना, हम सब लोग अलग अलग हैं। इवन जो दो बहन भाई होते हैं उनमें भी जेनेटिक्स जो होता है वो डिफरेंट होते हैं, और जितने भी प्रिंसिपल्स और जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं वो हर एक को अलग अलग अप्लाई होती है। सो हो सकता है कि अगर मैंने आज एक चीज बताई उससे मान लो कि कौन है, किरण है, आपको उसका फायदा हो जाए और शायद मुझे ना हो उससे, बिकॉज ये अलग क्या कहते हैं, इंडिविजुअली हर किसी को अलग अलग इसका फर्क पड़ता है। सो फैट लॉस डाइट में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि वन रूल सबको फिट नहीं होता। दूसरा, कोई भी फैट डाइट जो है, आप फिर कीटो मान लो या फिर कोई भी मतलब नो कार्ब डाइट मान लो या तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग मान लो, हो सकता है इन सब से आपकी जान पहचान में किसी का फायदा हुआ हो, हमें नहीं हो सकता। बट ऐसा कोई भी एक्सट्रीम डाइट प्लान या ऐसी कोई भी एक्सट्रीम लाइफस्टाइल चेंज आपके रूटीन में करने से पहले आप जरूर डॉक्टर्स या फिर डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए। बिकॉज अगर नहीं उसे, फॉर एग्जाम्पल इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब उस दिन मेरे पास एक पेशेंट आए, कह रहे थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ बट पिछले 8-10 दिन से मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है। तो सिंपल सी चीज है, आपको अगर अल्सर्स की हिस्ट्री है, आपकी डिमांडिंग लाइफस्टाइल है, तो आपको शायद इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं सूट कर रही है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के भी स्टेप्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो हम खुद ब खुद कुछ चेंजेस करने जाते हैं, हमें उसमें फायदा नहीं मिलता और हमें लगता है कि ये चीज गलत है या फिर ये चीज नहीं करनी चाहिए। सो जहाँ पे जरूरत है वहां पे हम एक्सपर्ट का कंसल्टेशन या उनका क्या कहते हैं, उनका ओपिनियन आप जरूर ले सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, फैट लॉस डाइट जब आपको प्लान करना है तो एक फर्म डिसीजन होना बहुत जरूरी है। मतलब बहुत बार हम में से कई सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी, हम सबके साथ ये होता है कि हमें वजन तो कम करना होता है, दिमाग में होता है, बट वो जो कमिटमेंट चाहिए वो हम नहीं दे सकते। मिनिमम 90 डेज अगर आपको आपका हेल्थ, आपका डाइट कंट्रोल में चाहिए, हमें कम से कम 90 दिन खुद को देने जरूरी है। ठीक है, 90 दिन क्यों, ये हैबिट की बात नहीं है बट ये उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। उतना टाइम हमें लगता है। जब हम हमारे डाइट में चेंजेस कर देते हैं तो हमें इनिशियल 3 से 4 हफ्तों में थोड़ा सा डिफरेंस मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर हमें एक्चुअल रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो थर्ड मंथ आता है उसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन या फिर यस कुछ इंच लॉस हुआ ये देखने के लिए मिलता है। राइट, सो इन 90 डेज का हमें कमिटमेंट चाहिए जिसमें हम कोई भी पार्टी या फिर चीट मील्स की डिमांड नहीं करेंगे। और अगर आप कमिटेड हो, मेंटली आप स्ट्रांग हो कि आप आपकी फ्रेंड्स को, फैमिली को बता दोगे कि नहीं भाई दिव्या, मैं तो नई पार्टी में कितनी नहीं आज कर पाऊंगी बिकॉज ऐसे ऐसे है, हम कुछ हेल्दी ही रखते हैं, सो उसी टाइम पे ये हो पाएगा। ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या है इसको करने की, कि आप आपके साथ आपके किसी फैमिली मेंबर को या तो फिर आपके किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व करो और फिर एक साथ करो। आपको मेंटली कंपटीशन मिल जाता है, आपको कंपेनियन मिल जाता है जो कि आपके साथ करेगा, और ऐसे मैंने कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं
दो फ्रेंड्स जब इकट्ठा प्रोग्राम के लिए इन्वॉल्व या एनरोल कर लेते हैं तो उनका एंथुजियाज्म थोड़ा अच्छा रहता है, एक दूसरे को मोटिवेट करती रहती है। ठीक है, तो ये सब हम कर सकते हैं। अब फैट लॉस डाइट में 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है और प्रोटीन्स है। तीनों न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट लेके भी हमारा काम नहीं होगा, पूरा का पूरा तेल और ऑयल या फैट छोड़ के भी हमारा काम नहीं होगा। सो हमें क्या करना है, इन तीनों का बैलेंस अचीव करना है। ठीक है, सो कितना करना है, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आप आपका आज गोल डिसाइड करोगे कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, वो आप पहले फाइंड आउट करोगे। फिर आप चेक करोगे कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है। लगभग जो मैंने 90 डेज का आपको बताया गोल, उसमें आप हर एक वीक में अगर आप सही तरीके से पूरा प्रोग्राम फॉलो करते हो तो हर वीक आप 0.5 से लेके 1% तक का फैट लॉस अचीव कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, पीसीओडी या फिर हाइपोथायराइडिज्म या और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, मेनोपॉज, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स है तो हो सकता है आपका थोड़ा सा फैट लॉस का जो स्पीड है वो कम हो जाए। सो 90 डेज में आप 10% तक आपका वेट कम कर सकते हो। मतलब अगर 70 केजी वेट है, उसका 10% मतलब 7 किलो, 6 से 7 किलो आप फैट को बर्न कर सकते हो। सो हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी है। अब आप खुद के लिए कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए ये कैसे फाइंड आउट करोगे? या तो आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो, या जैसे कुछ मोबाइल एप्स है, माई फिटनेस पाल है या फिर हेल्दी फाइमी है, जो हमें हेल्प करता है कि हमारा बीएमआर क्या है और इस हिसाब से एक बैलेंस हमें बता देता है कि इतने कार्ब्स आप लो, इतना प्रोटीन लो, इतने फैट्स लो। ठीक है, उसके साथ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बोहाइड्रेट में जितने भी हेल्दी कार्ब्स हैं वो सब हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक है सिंपल कार्ब्स और एक है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब मतलब हमारा व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, मैदा, ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स, चीनी या शुगर, हनी। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो व्हाइट बनी हुई है। कॉम्प्लेक्स कार्ब या जिसमें फाइबर ज्यादा है, सो फाइबर के बारे में मैं इसके बाद बात करूंगी। जिसमें फाइबर ज्यादा है, ऐसे सीरियल्स क्या है, तो हमारे सारे धान हो गए, जैसे दलिया हो गया या छिलके वाला गेहूं, या खपली व्हीट जिसे हम बोलते हैं वो हो गया, जवार बाजरा हो गया, नाचनी जो रागी होती है वो हो गई। फिर जितने भी मिलेट्स है, मिलेट्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं फैट लॉस डाइट्स में। सो ये सब मिलेट्स हम हमारी डाइट में ले सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं, बार्ली ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें अच्छे कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब फाइबर का इनटेक हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट हम केवल स्टार्च या फिर कार्ब से मेरा राइस खा के वजन बढ़ता है ऐसे सोच के हम उसको स्किप आउट कर देते हैं, बट वही कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देने का भी काम करेंगे। सो ये सब चीजें हम हमारी कार्ब कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा फाइबर के बारे में बात करेंगे। फाइबर इनटेक अगर हमारा हर एक मील में अच्छा रहेगा, ठीक है, तो उससे हमारा पेट भर जाएगा, सटाइटी मिलेगी, हमें खाना खाने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। और ये हम सबको, मतलब हम भी है, घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको अप्लाई होता है। अगर बहुत एल्डरली लोग हैं तो उनको बहुत रॉ फाइबर हम नहीं दे सकते, उनको थोड़ा सा डाइजेशन के लिए हल्का फाइबर देना चाहिए, बट अदरवाइज हर कोई हाई फाइबर डाइट ले सकता है। सो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। फिर हमारा इंपॉर्टेंट होता है वो है प्रोटीन्स। अगर आप वेजिटेरियन हो या अगर आप एग्स और वेज मतलब वेज डाइट लेते हो, नॉन वेज नहीं खा रहे हो, तो आपको छोले, राजमा, स्प्राउट्स, सारी दालें, दूध, दही, पनीर, ये सोयाबीन, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। अगर आप नॉनवेज भी खाते हो तो आप हफ्ते में 1 से 2 दिन फिश ले सकते हो, एक दिन चिकन या फिर जो लीन चिकन कहते हैं हम, वो घर पे बनाया हुआ वो आप ले सकते हो। बट मैं यूजुअली अवॉइड करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि फिर वो अगर हम ले लेते हैं तो उतना इंटेक हमारा बढ़ता जाता है। चिकन से हमारा सैचुरेटेड फैट जो है, जो हमारी हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए सही नहीं है, उसका भी इंटेक बढ़ने लगता है। ठीक है, सो प्रोटीन के बारे में हमें पता चल गया। अब जो फैट्स है, फैट्स भी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज फैट का अपना खुद का रोल होता है बॉडी में, एनर्जी स्टोर्स होते हैं।
तो फैट कितना होना चाहिए? एक दिन में एक बंदा 2 चम्मच से ज्यादा अगर ऑयल ना ले तो वो उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। 2 चम्मच मतलब 10 ग्राम, 10 to 15 ग्राम आप मान के चलिए, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल खाना खाने वाला जो स्पून होता है वो ऑलमोस्ट 5 ml का होता है, ठीक है। तो ऐसे 2 से 3 चम्मच। तो अगर मान लो आपकी 4 लोगों की फैमिली है, तो एक महीने में आपको 2.5 से 3 किलो से ज्यादा तेल नहीं लगना चाहिए। और इसमें आपके घर में जो घी यूज होता है, जो बटर यूज होता है, वो सारा इंक्लूडेड है, ठीक है। हम्म इतना अगर हमारा ऑयल का इंटेक कंट्रोल्ड है तो ये आपको फैट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो ये हो गए हमारे 3 मेन न्यूट्रिएंट। अभी मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। अगर इसको हम हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप खुद का फैट लॉस डाइट प्लान कर सकते हो। हमें क्या करना है कि जो मेरे पास अभी नहीं है, ओके चलो, हमारी जो खाने की प्लेट होती है, मान लो ये हमारी खाने की प्लेट है, उसको हमें 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मान लो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, बीच में ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा। अब इसको एक और स्लिपिंग लाइन कर दी तो 4 हिस्से हो गए, ठीक है। नहीं, इसमें से इधर मैं रोकूंगी। आप जो खाने की प्लेट, एक तो क्वार्टर प्लेट होती है, एक हाफ प्लेट होती है, फुल प्लेट होती है, कोई भी हो, कोई भी हो। किसी भी साइज की प्लेट हो, ओके ओके। आपकी प्लेट को आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। अब 4 हिस्सों में डिवाइड करने तो के मैम बाद, इक्वल पोर्शंस करने चारों चारों इक्वल हाँ पोर्शंस। चारों इक्वल, हाँ हाँ, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन एकदम इक्वल, ओके। अब उसमें हमें जो दो लेफ्ट साइड के जो 2 हिस्से हैं या हाफ प्लेट जो है, उसमें एक, हाँ 1/4 में हमें सब्जी या फिर सैलेड ऐड करना है, ठीक है। दूसरे बचे हुए 1/4 पोर्शन में हमें फ्रूट ऐड करना है। अब तीसरा जो पोर्शन है 1/4 वाला, उसमें हमें चावल या फिर रोटी या फिर ब्रेड या फिर नूडल्स, ब्राउन राइस, ओट्स, रोटी जवार की, बाजरे की, नाचने की, जो कुछ भी है वो आपका उसमें आएगा तीसरे हिस्से में। और जो चौथा हिस्सा है, जो चौथा 1/4 हिस्सा है, उसमें आपका प्रोटीन आएगा, जिसमें अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप 2 एग्स ले सकते हो, आप 50 to 60 ग्राम चिकन ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप उसमें स्प्राउट्स भर के ले सकते हो या छोले राजमा उबले हुए ले सकते हो। आपके ऊपर है आपको वो डिश कैसे बनानी है। वो डिश बनाने के लिए ऑयल कितना लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं माई प्लेट, ठीक है। अब ये जो माई प्लेट है, अमेरिका में लगभग 2010 में, 10-12 साल पहले उन्होंने ये माई प्लेट, बिकॉज अमेरिका में हम सबको पता है कि वहां पे ओबेसिटी का जो इश्यू है बहुत बढ़ने लगा, तो उन्होंने ये एक सिंपल फॉर्मूला सब लोगों को सिखा दिया कि आप अगर माई प्लेट इंप्लीमेंट करते हो तो आपको ओबेसिटी से आप खुद को रोक सकते हो, ठीक है। हमें भी वही माई प्लेट हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन 3 मील्स में इंप्लीमेंट करना है। अब यूजुअली होता क्या है, हम जब खाना खाने बैठते हैं हमारा फोकस होता है रोटी ले, चावल लो। हमारी पूरी मतलब 3/4 प्लेट हमारी चावल से भरी हुई होती है या फिर रोटी से भरी हुई होती है ना। दाल या तो बहुत पतली होती है या इतनी सी कटोरी में आ जाती है। सैलेड कहीं पे इतना सा कटा हुआ, थोड़ा सा प्याज और खीरा आ गया नाम लेने के लिए कि मैं सैलेड खा रही हूँ, तो वहां पे हम गलत जा रहे हैं। और अगर बिलीव मी, मतलब ये सिंपल फॉर्मूला अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आप खुद की सेहत में, खुद की एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस पाओगे। और ये जो माई प्लेट है, ये आपको जो मैंने अभी बताया, आपका फाइबर रिक्वायरमेंट, आपका कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट, इनको फुलफिल करने में हेल्प करेगा। अब मान लो आपने आपकी खुद की प्लेट इस तरीके से 4 हिस्सों में डाल के सारी चीजें डाल के ले ली। अब इसके बाद वापस आपको और भूख है। अब वापस में आप केवल रोटी नहीं लोगे या केवल चावल नहीं लोगे, आप चारों चीजें लोगे उसके साथ, ठीक है। मतलब आप सैलेड भी लोगे, सब्जी भी लोगे, दाल भी लोगे और फिर अगर जरूरत है तो फिर रोटी भी लोगे, ठीक है। सी हमारा इंडियन डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट में रिच है। कार्बोहाइड्रेट मतलब पराठे हो गए, रोटी हो गई, फुलके हो गए, चावल हो गए, है ना। और बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से, मतलब यूजुअली हम कहते हैं कि आपके फैट लॉस डाइट में 60% से भी या 50% से भी कम कार्ब्स होने चाहिए। बट अगर हमारा ट्रेडिशनल हम ईटिंग पैटर्न देखें तो 80% तक हमारा कार्ब इंटेक होता है। 15% फैट होता है और 5% प्रोटीन होता है। अगर ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन जो मील्स होते हैं या जिस तरीके का ब्रेकफास्ट और लंच हम लोग खाते हैं ये देखा जाए, ठीक है। तो ये हमें
चेंज करना है हमारी खाने की प्लेट में। अब मैंने बताया था आपको कि उसमें फ्रूट भी लेना है, 1/4 में आपकी सब्जी आएगी, 1/4 में फ्रूट आएगा। तो फ्रूट आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, लंच और डिनर में आप एक में सब्जी और एक में सलाद ले सकते हो। ठीक है, तो आपका जो सब्जी का इंटेक है, फाइबर का इंटेक है, वो बढ़ने लगा। ओके, तो ये था हमारा बेसिक फैट लॉस डाइट। अब इसके साथ साथ जो आपने आपका खुद का हेल्थ गोल डिसाइड किया है, आप मान लो इस डाइट के साथ स्टार्ट भी कर देते हो। हफ्ते में अगर एक दिन आप फास्ट करते हो, हेल्दी फास्ट, मतलब फास्ट करना हम सबको पता है कि हमारे पूर्वजों ने भी बताया हुआ है, कि हमने देखा हुआ है कि वो लोग तो इतना पका हुआ खाना भी कभी खाते नहीं थे, वो तो ज्यादा फल और सब्जियां और इसी तरीके का खाना खाते थे। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए अगर हम फास्ट करते हैं, बट जिसमें हम बहुत सारा पानी पी रहे हैं, हमारा प्रोटीन इंटेक बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, हम उस दिन के फास्ट में अगर कार्ब्स को केवल निकाल देते हैं, मतलब आपको अब पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है, उनको अगर निकाल देते हैं, तो ये प्रिंसिपल भी आपको फैट लॉस में और हेल्प करेगा। जो मैंने आपको बताया कि आप आपका एक्सरसाइज कर रहे हो, आप आपका डाइट सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, एक दिन हफ्ते में फास्टिंग कर रहे हो, तो आपको हफ्ते में 0.5 से लेके 1% फैट लॉस अचीव होने में जरूर फायदा हो सकता है। अब ये जो चीज है, इसमें कुछ लोगों को रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे, कुछ लोगों को लेट मिलेंगे, कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज होंगे। तो उसमें फिर आपको एक इंडिविजुअल अप्रोच या फिर एक इंडिविजुअल क्या कहती हूँ मैं, मतलब कुछ उसमें कस्टमाइजेशन की जरूरत होती है। बट ये मेजरली जो मैंने प्रोसेस बताया, वो एक फैट लॉस का आज के टाइम पे बहुत आसान और हेल्दी उपाय है, जहाँ पे हम कोई भी क्रैश डाइट नहीं कर रहे हैं। हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स है हमारे लिए जरूरी है, वो हमारी डाइट में ले रहे हैं। ठीक है, सो 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बात की। इसके सिवाय जो छोटे मतलब विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वो भी लेना बहुत जरूरी है, उसके बारे में मैं बात करूंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी है मेरे पास। और पानी, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। और जब हमें फैट लॉस करना है, या जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इमेज दिखाई थी कि हमारी बॉडी में जो ऑलमोस्ट 60 to 70% से भी ज्यादा पानी होता है, तो अगर हमारा वाटर इंटेक कम है, तो वजन कम करने में हमें दिक्कत हो सकती है। हमें दिन में एटलीस्ट 3 लीटर तक पानी पीना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये 3 लीटर की रिक्वायरमेंट हर एक के अगेन लाइफस्टाइल क्या है, आप धूप में काम करते हो, इन हाउस काम करते हो, ऑफिस में करते हो, इसके हिसाब से चेंज होगी। बट ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। सो आई थिंक अब ना मैं ये बेसिक था जो मुझे बताना था आप सब लोगों को। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं वो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, सो सबसे पहला सवाल मेरे पास आया था कि हाउ इम्पोर्टेंट इज देसी घी इन डाइट। यस, देसी घी बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है, मतलब मॉडर्न न्यूट्रिशन में इसका आंसर दिया गया है। आप सब लोगों ने ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैट्स के बारे में सुना होगा, राइट। उसी में उसी का एक क्या कहते हैं, उसी का एक फैक्टर होता है CLA, या फिर कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड। ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट ये जो इसेंशियल फैटी एसिड होता है वो हमें घी से मिलता है। ठीक है, और ये CLA छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो हमारे जॉइंट्स है, घुटने हैं, हाथ पैर है, मतलब सारी चीजों के लिए, शोल्डर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। तो कितना हमें लेना है, हमें लेना उतना ही है। मतलब ओवरऑल हमारा जो ऑयल और फैट का जो मैंने डेली परमिट बताया, 2 से 3 चम्मच उतना ही होना चाहिए। अब उसमें से आप 1 चम्मच घी और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐसे ले सकते हो। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, तो ये रिक्वायरमेंट वेरी करेगी। ठीक है, अभी मैं केवल फैट लॉस और हेल्दी इंडिविजुअल्स इनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, प्लीज अगर आपके लिपिड प्रोफाइल्स बढ़े हुए हैं तो घी हमें और कम करना पड़ेगा। कुकिंग ऑयल्स में एक और क्वेश्चन इसमें आया था कि कौन सा ऑयल लेना चाहिए, रिफाइंड ऑयल लेना चाहिए या फिर मतलब कौन सा ऑयल लेना चाहिए। सो कुकिंग ऑयल में हम अगर कच्ची घानी का ऑयल हमें मिलता है तो जरूर वो लेना चाहिए, बिकॉज कम से कम प्रोसेस हुआ होता है ना। अगर आप जहां से ये ऑयल ले रहे हो, अगर आप क्वालिटी के बारे में, हाइजीन के बारे में श्योर हो,
तो आप प्लीज वो कच्ची घानी का ऑयल ले सकते हो। रिफाइंड ऑयल में कुछ केमिकल्स डले हुए होते हैं, उसको हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर उसका बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, बट अगेन ये अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ। किसी ने पूछा था कि उनकी कुछ मेडिसिन चल रही है, साइकेट्री ट्रीटमेंट चल रही है, और उन मेडिसिन की वजह से उनका वजन बहुत बढ़ गया है। अब ये ना बहुत बड़ा एक मतलब विशेष साइकिल है, मैं कहती हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि मेरा थायराइड है, या फिर मुझे पीसीओडी है, या फिर मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या मेरी ये मेडिसिन चल रही है उसकी वजह से मेरा वजन बढ़ रहा है। तो एक तरीके से सही कह रहे हो आप, ठीक है, बट इसको हमारी कमजोरी नहीं बनने देना है। आप भले ही वो मेडिसिन चल रही है, वो अपना काम कर रही है, हम अगर हमारा डाइट, मैंने जो 90 डेज का चैलेंज बताया, हम अगर हमारा डाइट और एक्सरसाइज इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि मंडे टू फ्राइडे डाइट किया, सैटरडे संडे छुट्टी ले ली और वापस मंडे टू फ्राइडे कर लिया तो वो कंसिस्टेंसी हमें कहीं पे भी नहीं लेके जाएगी। ठीक है, तो उसमें नुकसान तो होगा ही। ठीक है, तो आप मेडिसिन की वजह से अगर आपको दिक्कत हो रही है, प्लीज वो दिमाग से निकाल दीजिए। आपके हेल्थ गोल्स आप डिफाइन कीजिए, बैठ के लिखिए कि आपको किस तरीके का डाइट फॉलो करना चाहिए। एक और चीज, फैट लॉस डाइट में जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है वो है खुद का मील प्लान बनाना। जी हम सब लोग, आई सपोज कि बहुत सारे लोग हमें वर्किंग है या फिर हम कुछ ना कुछ करते हैं लाइफ में, हम सबको पता है जब तक हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई एक लिखित स्वरूप में कोई भी चीज नहीं है, तो हम वो नहीं करते, है ना। केवल हवा में अगर है, या केवल दिमाग में है कि हाँ मैं कल ये करूंगी, परसों स्प्राउट खाऊंगी, फिर एग खाऊंगी, फिर उसके बाद पनीर मंगवाऊंगी, तो नहीं होगा। आप प्लान बनाओ, आप उसको फ्रिज पे चिपकाओ, आप पूरी फैमिली के प्लान के लिए प्लान करो अगर चाहिए तो। सी मैक्सिमम फीमेल्स है, अभी अभी वुमेन्स डे भी हो गया है, तो हमें प्लानिंग सीखनी पड़ेगी। अगर हमें हेल्दी रहना है तो वो भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है। ठीक है, फाइनेंशियली भी होता है, वो टाइम मैनेजमेंट, मतलब अगर मैं कहूँ कि अच्छे फ्रेश फ्रूट्स लेके आओ तो मेहनत तो करनी पड़ेगी शॉप तक जाके, वो हर 3 दिन 4 दिन के बाद, है ना, ऐसे ही नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें हमारा प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कि हम लोग जब काम करते हैं तभी ज्यादा फोकस आपके डाइट प्लान पे या फिर आप जो दिया है वो फॉलो कर रहे हो कि नहीं उसके ऊपर होता है, बिकॉज वो एक टूल है हमारा जो कि हमें हेल्प करेगा। तो अगर आपने आज मन बना लिया कि हाँ मुझे फैट लॉस अचीव करना है, तो आप आपका प्लान भी जरूर बना लीजिए। और ये जिनका सवाल था कि आपके मेडिकेशन की वजह से वजन नहीं कम हो रहा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझसे अलग से बात कर लीजिए, तो मैं और डिटेल में जान के फिर आपको बता सकती हूँ। हो सकता है आपको कुछ अलग ट्रीटमेंट की, या फिर जिसको हम एलिमिनेशन डाइट होता है, कई सारे तरीके हम 1-to-1 कंसल्टेशन में यूज करते हैं, उसकी शायद जरूरत हो, जो कि मैं यहाँ पे ओपन फोरम पे नहीं बता सकती हूँ। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड डाइट में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। सो थायराइड हो गया या पीसीओडी हो गया, मेडिकल कंडीशन है, थोड़ा सा इनका मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है, बट फिर भी थायराइड में होता क्या है कि जो वेजिटेबल्स है, जैसे हम कैबेज हो गया, पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गई, या फिर सोयाबीन हो गया, इनसे नुकसान होता है, तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, इसके सिवाय आप कई सारी चीजें ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो प्लीज आपका मेडिकेशन लीजिए। मेडिकेशन लेने के बाद आप अगर थायरोनॉम या जो कोई भी मेडिसिन आपके डॉक्टर दे रहे हैं, आप नॉर्मल हो, फिर आप खुद को कैटेगराइज मत कीजिए, है ना। मतलब हमें कभी कभी आदत होती है कि हम खुद को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म है इसलिए मेरा वजन नहीं कम हो रहा है। अगर हमने मेडिसिन ले ली तो हमारे लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं, एंड देन हमें इक्वली उतना ही फोकस देना है हमारे डाइट और वर्कआउट के ऊपर। ठीक है, ये बस कुछ 5-6 चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। गेहूं भी उसमें आप अवॉइड कर सकते हो। थोड़ा सा आपको ये ट्रायल एंड एरर खुद के लिए करके देखना पड़ेगा कि क्या मुझे गेहूं अवॉइड करके फायदा हो मैम रहा ये है या नहीं हो रहा है। यस। मैम ये जो थायराइड वाली जो चीजें हैं, ये जनरली जो हमने ब्रोकली और सोयाबीन जो है, ये हम्म। जनरली हाई प्रोटीन फूड्स हैं।
तो इनको ओके हमें अवॉइड करना होता है या फिर कार्ब्स में भी? नहीं नहीं नहीं, देखिए ब्रोकली जो है वो वेजिटेबल कैटेगरी में आता है, तो ब्रोकली में प्रोटीन तो खैर इतना नहीं है बट फाइबर है और वो हेल्प करता है, बट क्योंकि उसमें गोइट्रोजन्स या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स है जिनकी वजह से थायराइड वालों को नुकसान होता है, तो वो हमें नहीं लेना है। बट उसके सिवाय आप कई सारी चीजें ले सकते हो, है ना। जो हमारा नेटिव है, जो हमारे यहाँ पे उगता है, जो लोकल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, वो आप सभी ले सकते हो। बस फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनको भी अगर आपको लेना है तो 15 दिन में एक बार ले सकते हो, ऐसे नहीं कि रोज हर दूसरे दिन बना लिया, ठीक है। 15 डेज में एक बार आप ले सकते हो। तो आपकी बॉडी उस चीज को, उस एलिमिनेशन को कैसे रिएक्ट करी है वो आप देख लो। थोड़ा सा आपको नोटिस करना पड़ेगा, मतलब हम कई सारी थेरेपीज में ये बताते हैं, रेकमेंड करते हैं कि आप आपका एक डायरी मेंटेन करो, जहाँ पे आप नोट डाउन कर रहे हो कि आज के दिन में या इस हफ्ते मैंने ये चीजें अवॉइड की और मुझे मंडे को ऐसे लगा, मेरे फीलिंग्स ऐसे थे या फिर मेरी भूख इतनी ज्यादा थी, राइट। सो इस तरीके से आप खुद की हेल्प कर सकते हो, और ये करने के लिए बहुत सारे मोबाइल एप्स भी होते हैं, तो कोई भी एक ऐप आप चूज करके उसके सहारे ये फॉलो कर सकते हो। इसके बाद है मेरे पास एक सवाल, व्हाट वुड बी द बेस्ट एंड बैलेंस डाइट फॉर दोज हु आर अबाउट 50 एंड नो मेडिकेशन। ओके वंडरफुल। सो आपका एज 50 हो, 60 हो, अगर आप माई प्लेट को फॉलो कर सकते हो, वो आपको जरूर हेल्प करेगा हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए। हम्म? अच्छा, माई प्लेट में एक और चीज, प्रोटीन्स वाले सेक्शन में हम दूध या फिर दूध की भी चीजें ले सकते हैं या उसको एडिशनली भी इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेसिफिकली कैल्शियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरा क्वेश्चन है कि घी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए दाल वगैरह में, और जैसे उनको लेमन या नींबू सूट नहीं करता तो फिर क्या लेना चाहिए। ठीक है, घी की मात्रा के बारे में तो हमें क्लैरिटी आ गई कि कितना लेना चाहिए। नींबू अगर आपको सूट नहीं करता तो नींबू बेसिकली विटामिन सी के लिए या फिर टेस्ट के लिए हम लेते हैं, तो नींबू आपको अगर सूट नहीं कर रहा है, तो अगर आपका ये कहना है कि सुबह उठ के मैं नींबू पानी पीता हूँ, तो नींबू छोड़ के आप केवल गुनगुना पानी पियोगे तो भी ठीक रहेगा। विटामिन सी के लिए आप मुझे कह रहे हो, तो विटामिन सी में बहुत सारे फूड्स है नींबू के सिवाय। आंवला है, अगर आप फ्रेश आंवला या आंवले का फ्रेश जूस बना के ले सकते हो, नथिंग लाइक दैट। आप अमरूद खा सकते हो, हरी सब्जियां खा सकते हो, धनिया ले सकते हो, आपके मतलब जो कुछ भी खाना बन रहा है उसके ऊपर धनिया के फ्रेश पत्ते फ्रेशली चॉप करके उनको आप ऐड कर सकते हो। ऑरेंजेस हम खा सकते हैं, तो ये सारे विटामिन सी के सोर्सेस है। तो अगर एक चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम अगर डिस्कार्ड कर दे तो उससे कोई मतलब, उसको अगर नहीं ले रहे तो उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगला सवाल है, मस्टर्ड ऑयल और कमर्शियलाइज्ड ब्रांड्स जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, इनके बारे में कंपैरिजन बताइए, और प्यूफा और म्यूफा का परसेंटेज क्या होना चाहिए। ओके, सो कुकिंग ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो हमने रिफाइंड और जो कच्ची घानी वाला ऑयल है उसके बारे में बात की कि हमें कच्ची घानी वाला क्यों लेना चाहिए। अब इसके बाद कौन सी ऑयल सीड यूज करनी चाहिए। ऑयल सीड मतलब जैसे कहाँ है यहाँ पे कि मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए या फिर सोयाबीन होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम हेल्दी फैमिली है और हेल्दी इंडिविजुअल है तो हमें सभी ऑयल्स लेने चाहिए। कैसे, तो हम लोग हमेशा रेकमेंड करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल होना चाहिए। एक महीना हमने राइस ब्रान ऑयल लाया, नेक्स्ट मंथ हमने कैनोला ऑयल लाया, तीसरे महीने हमने मस्टर्ड ऑयल लाया, ठीक है, आपके चॉइस के हिसाब से, अगर हम हेल्दी है। वापिस अगर किसी को हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडिया मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आपके लिए रिकमेंडेशंस अलग होंगी। हम अभी केवल फैट लॉस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप इनमें से कोई भी एक ऑयल ले सकते हो, मंथली या फिर डेली उसको चेंज करके, ऑल्टरनेट करके आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें फिर म्यूफा और प्यूफा का क्या रेशियो रहेगा, तो म्यूफा और प्यूफा का टेक्निकली अगर हमें पता भी नहीं है तो हमें इसेंशियल फैटी एसिड्स मिलने के लिए या फिर प्यूफा जो है वो मिलने के लिए हम हमारे डेली लाइफस्टाइल में फ्लैक्स सीड्स या अलसी के जो बीज होते हैं, चिया सीड्स जो होते हैं, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप फिश खा सकते हो तो हफ्ते में एक दिन आप फिश ले सकते हो, आई एम सॉरी, जिनकी वजह से हमें इसेंशियल फैटी एसिड्स भी मिले। सो जैसे मेरे पास ना ये एक मैं दिखाती हूँ आप लोगों को,
हमें बहुत बार सवाल होता है कि आते जाते कुछ ऐसे हेल्दी खाने के लिए चाहिए, तो जैसे ये मैंने एक, ये दिख रहा है आप लोगों को? नहीं हाँ दिख रहा है ना? वैसे सही से दिख तो नहीं रहा है। कोई बात नहीं। तो बेसिकली ये एक सीड मिक्स है, ठीक है, जिसमें सभी सीड्स ली है मैंने, फ्लैक्स सीड्स ली है, चिया सीड्स लिए हुए है, सनफ्लावर सीड्स लिए, इनको थोड़ा सा रोस्ट करके नमक वगैरह डाल के बना के रख दिया। तो अगर हमें कभी नमकीन कुछ मुंह में डालने की इच्छा होती है तो उससे अच्छा है ये चीज हम ले लें, हेल्दी है, मुंह की टेस्ट भी बदल जाती है, और जो हमारी इसेंशियल ऑयल्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। इन सीड से हमें प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है। ओके, अगला सवाल है, कैन देयर बी एनी डाइट टू लूज बेली फैट? तो मैंने बेली फैट के बारे में स्टार्टिंग में बता दिया था कि बेली फैट क्या होता है, वो कम करने के लिए हमारा गोल क्या होना चाहिए, और एग्जैक्टली क्या हमें करना है। तो बहुत बार ना मतलब कई बार कोई वीडियो हम देख लेते हैं, कई बार हम एकदम से मतलब लोग एप्पल साइडर विनेगर शुरू कर देते हैं, या फिर कभी कभी हम फनेल सीड का या सिनेमन का टी शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है कि अब मेरा बेली फैट जो है वो बर्न हो जाएगा और मेरा वजन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हेल्प करती है, ठीक है। इनमें कुछ इसेंशियल ऐसी चीजें हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी, बट वो कब होगा? जब हमने अभी तक जो कुछ भी सारा डिस्कस किया वो इन प्लेस है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो सारा खेल है फैट बर्निंग का, वो है मेटाबॉलिज्म का। और जैसे 20-25 के बाद 30 इयर्स या 30 इयर्स एज के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होने लगता है, ठीक है। इसीलिए फिर मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए हमें एडिशन में एक्सरसाइज करना जरूरी है, हमें डाइट क्या ले रहे हैं वो देखना जरूरी है, ठीक है। और ये मेटाबॉलिज्म को हाई रखने में हमें हाई फाइबर डाइट, ऑप्टिमम प्रोटीन या फिर गुड फैटी एसिड्स, ये चीजें हेल्प करती है। फिर उन्होंने वही पूछा है कि व्हाट आर द फूड्स विच बर्न्स बेली फैट? सो सभी हाई फाइबर फूड, हाई प्रोटीन फूड, ये बेली फैट बर्न करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर या फिर सिनेमन टी, ये चीजें ले सकते हो, बट प्लीज इसको कॉन्शियसली इंक्लूड कीजिए। अगर आपको अल्सर्स है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो ऐसी भी नहीं लेना है। सिनेमन बहुत गर्म होती है, दालचीनी जो है वो बहुत गर्म होती है, तो अगर आपको बॉडी हीट होती है, पिंपल्स आते हैं, तो उसको हमें नहीं लेना है। अगर आप केवल आपका फाइबर इंटेक बढ़ा देते हो तो भी आपको पेट के ऊपर की चर्बी कम होने में फायदा होता है। फिर आगे किसी ने पूछा है कि हमारा प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए हमारा मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए, और प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट रेशो क्या होना चाहिए। तो आई थिंक इसका आंसर सबको मिल गया होगा कि प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं बताना चाहूंगी कि आपको 60 ग्राम लेना है, 70 ग्राम लेना है। बहुत ही सिंपल, जो कि आप अपने आप खुद फॉलो कर सकते हो, वो एक थंब रूल माई प्लेट को अगर हम फॉलो करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका उतना प्रोटीन इंटेक बढ़ जाएगा। ओके, बट फिर भी अगर आपको करना है, आपको पता होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये पर केजी बॉडी वेट होता है आपका आइडियल बॉडी वेट, ना कि अभी का बढ़ा हुआ। अगर आपका आइडियल बॉडी वेट मान लो 60 केजी है तो आप 60 ग्राम्स प्रोटीन लो। और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने के लिए किसी भी सप्लीमेंट की तरफ जाने से पहले आपका डाइट आप सुधारो। आप ये देखो हर एक मील में मैं किस तरीके से प्रोटीन रिच चीजें इंक्लूड कर सकती हूँ। वेजिटेरियन है तो भी हम आराम से कर सकते हैं, बट उसमें हमें एफर्ट्स लगेंगे, है ना। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो भी आप कुछ चीजें हेल्दी उसमें से सिलेक्ट करके आप कर सकते हो। जैसे रेड मीट हमें बिल्कुल फायदा नहीं करेगा, उसको अवॉइड करना है। चिकन अगर लेना है तो उसका वाइट जो होता है पोर्शन, लीन कट्स जिसे हम कहते हैं, वो हेल्प करेगा। फिश आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने में हेल्प करते हैं। हाउ टू इंक्रीज प्रोटीन इंटेक इन नॉर्थ इंडियन वेजिटेरियन डाइट? सो वापस वही सेम चीज। अच्छा, एक सवाल है कि वेट, मेरा प्रश्न है कि वेट को कैसे कम करें? वेट कम होता नहीं है, अगर कम हो गया तो जल्दी बढ़ जाता है। यस, सो सी इसका जो आंसर है वो कंसिस्टेंसी में छुपा हुआ है, ठीक है।
मतलब हम डाइट तो करते हैं मंडे टू फ्राइडे, बट सैटरडे पे कहीं पे डिनर पे जाना पड़ा तो फिर वहां पे चावल और खीर और वो सब खाना पड़ा, तो फिर अगेन मंडे से हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हमें कमिटमेंट देना बहुत जरूरी है। अगर आपका एज ज्यादा है, 40 है, 45 प्लस है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हो सकता है कि आपका वजन कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हमें जो एक्सरसाइज, सी हमारी बॉडी जो है ना वो सेम एक्सरसाइज और सेम डाइट को यूज टू हो जाती है, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं। तो हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम फटाफट एडजस्ट हो जाते हैं कहीं पे भी, है ना। तो जब हम एडजस्ट हो जाते हैं, जो बॉडी में फैट सेल्स है वो भी एकदम आराम से रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा ठीक है, इतने रिपीटेशन करने हैं क्या, ठीक है मैं कर लूंगा, ओके। तो हमें हमारे मसल्स को, हमारी बॉडी को चैलेंज करते रहना चाहिए, ओके। और फिर मतलब जो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज भी इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी के साथ साथ कार्डियो अगर हम करेंगे तो वो हमें बॉडी फैट बर्न करने में हेल्प करेगा। बॉडी फैट बर्न करने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है हमारा हार्ट रेट, ओके। आप में से कितने लोगों को पता है हार्ट रेट हमारा कितना होना चाहिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए या फिर वजन कम करने के लिए? किसी को आइडिया है? नहीं है? अच्छा, 180 मतलब आजकल बहुत सारे स्मार्ट गैजेट्स हम यूज करते हैं, रिस्ट बैंड्स और कई सारी चीजें हमें बताती है। तो हमारा जो हार्ट रेट या जो टारगेट हार्ट रेट होना चाहिए ना, उसका वो बैंड हमें बताता है। अगर आप स्मार्ट वॉचेस यूज करते हो तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा रिसर्च करो कि क्या है मेरा। तो यूजुअली हम कहते हैं 180 माइनस आपका एज, मतलब मान लो 180 और मेरा एज है 30, तो 150 ये मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट होना चाहिए। अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका हम 70%, 80%, 60% ऐसे होना चाहिए, ठीक है। मतलब 150 का 70%, तो वो कितने बीट्स मेरे हर एक मिनट में जा रहे हैं, वो आपको कैलकुलेट, आपका हार्ट रेट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। थोड़ा सा टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, बट ये हमें पता होना जरूरी है। और मतलब बहुत सारे एप्स आपको ये चेक करने में हेल्प करते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो। हार्ट रेट को जब तक हम नहीं मॉनिटर कर रहे हैं, शायद फैट लॉस करना मुश्किल हो जाए। हार्ट रेट बढ़ाने में कार्डियो एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं, ओके। इसके बाद है डिनर। यूजुअली लेट होता है, या फिर अगर लेट आ गए तो क्या करना चाहिए सोने से पहले? डिनर और इसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए? ओके, सो खाने के जो टाइमिंग्स है उसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब अगर आप सोने से पहले 3 घंटे कम से कम, वैसे तो हम लोग 2 घंटे कहते हैं, बट अगर आप 3 साढ़े 3 घंटे पहले खाना खा लो तो वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप 10 बजे सोते हो, 7 बजे खाना खा लो, आपको दूसरे दिन सुबह उसका असर पता चलेगा। इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, नींद ना आना, लो एनर्जी लेवल्स, क्रेविंग्स होना, इन सब में ये एक रूल आपको बेनिफिट करेगा। सो मील टाइमिंग्स भी हमारे बहुत जरूरी है। सुबह का ब्रेकफास्ट जो है, उठने के बाद मिनिमम 2 घंटे में हमने कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अगर हम जल्दी डिनर ले रहे हैं तो बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट हमारा टाइम से होना चाहिए। उसके बाद हर 3 से 4 घंटे के बाद आप आपके मील्स ले सकते हो। मतलब मान लो ब्रेकफास्ट अगर आप 9 बजे ले रहे हो, 1:30 बजे लंच कर रहे हो, 7 बजे डिनर कर रहे हो, तो इन तीनों मील्स के बीच में आप एक हाथ फ्रूट या फिर कुछ, जैसे मैंने नट्स के बारे में बताया, पानी पिया, छाछ पिया, कोकोनट वाटर पिया, अब गर्मियां आ रही है तो ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। अगर इतना स्ट्रक्चर्ड और इतना प्लान्ड आपका रूटीन है तो आपको बीच में कुछ और खाने की, कुछ नमकीन, चाय पीने की, मीठा खाने की इच्छा ही नहीं होगी, ठीक है। तो डिनर जल्दी लेना चाहिए। अगर आप लेट हो रहे हो तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप, आपका काम पता है कि आपका वर्किंग टाइम 10 से ज्यादा है, आपको घर आते आते 10 बज जाते हैं, आप आपका एक और टिफिन साथ में कैरी कर लो। और आप जब टाइम हो जाए, आपका 8 बज जाए, 8:30 बज जाए, या फिर अगर आप जब ऑफिस से वापस आ रहे हो उस टाइम पे 15 मिनट का ब्रेक लेके या कुछ भी, मतलब हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के वो अपना खाना उस टाइम पे खा लेना सही रहेगा। हम्म। क्या रात को चावल खा सकते हैं? आप बिल्कुल खा सकते हो। मैं कहूंगी कि वाइट राइस या फिर जो नॉर्मल हमारे रेगुलर चावल होते हैं, आप उसमें से कितना भी पानी निकाल दो, स्टार्च निकाल दो, बट फिर भी उसमें सिंपल कार्ब्स होते हैं।
तो मैं रेकमेंड करूंगी आप हैंड पाउंड या फिर थोड़ा छिलके वाला जो चावल आता है वो, ब्राउन राइस या फिर दलिया, इनका सेवन कीजिए, इनसे हमें फायदा होगा। तो आप रात को भी चावल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप रात में दाल ले सकते हो, आप फ्रूट्स भी ले सकते हो। वैसे तो मॉडर्न न्यूट्रिशन के हिसाब से रात को अगर फ्रूट लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आयुर्वेदा में कुछ चीजें बताई गई है, जैसे हमें रात को या फिर अंधेरा होने के बाद फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसमें शुगर होती है ना, मिठास होती है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारा डाइजेस्टिव फायर थोड़ा सा हाई होना चाहिए। अगर वो लो हो गया, हमने खाने के बाद खाए, तो वो फिर डाइजेस्टिव फायर को कम कर देता है, राइट। बट मॉडर्न न्यूट्रिशन के हिसाब से हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीट मील्स मंथ में कितनी बार लेने चाहिए? सो चीट मील्स आप कर सकते हो, ऑलमोस्ट 15 दिन में एक बार ले सकते हो। प्रेफरेबली अगर आप लंच में करो, दिन में करो, तो आपका नुकसान ज्यादा नहीं होगा। डिनर में करोगे तो नुकसान होगा, बिकॉज डिनर के बाद हम इनएक्टिव होते हैं, लंच के बाद हम फिर भी एक्टिव है दिन भर, है ना। और चीट मील करने से पहले वापस कुछ थम रूल्स कि कहीं पे भी बाहर खाना खाने के लिए जाने से पहले आप आपका सैलेड या फिर फ्रेश वेजिटेबल का जूस या फिर फ्रूट चाट, इसमें से कुछ खा के जाओ, ताकि एकदम खाली पेट नहीं हो और एकदम अटैक नहीं होगा खाने पे, है ना। तो आप अगर भूखे रहोगे तो भी आपको क्रेविंग होगा, हेडेक होगा, वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है प्रिपेयर होके जाओ कि हाँ मुझे जाना है। अगर आपको चीट मील ही खाना है, और मतलब ऐसे पेशेंट्स, ऐसे क्लाइंट्स हैं जो लोग ये सारा फॉलो करने के बाद बताते हैं अब हमारी इच्छा नहीं होती है चीनी खाने की, या फिर अब हमारी, जैसे पर्सनली मुझे भी लगता है कि ज्यादा मीठा नहीं खाया जाता। अगर हम हमारी बॉडी को उसकी आदत बना देते हैं तो फिर बॉडी खुद ही बोलने लगती है कि दिव्या ये बहुत मीठा है, नहीं अब हो पाएगा मुझसे, राइट। तो ये बस आदत का मामला है। सो ये जो फूड की जो आदतें होती है, सबसे पहले हमें हमारा हेल्थ गोल डिसाइड करना है कि मुझे फैट लॉस करना है, और उसके बाद उसकी हमें एक हैबिट बना देनी है ना, ताकि वो जो घटाया हुआ वेट है वो वापस ना आ जाए। अगर हम ये हैबिट फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। रात को आप दूध ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दूध इज गुड, किसी भी टेम्परेचर पे ले सकते हो। गुनगुना लो, नॉर्मल लो, ठंडा लो, उसमें हल्दी डाल के लो, चॉकलेट पाउडर बिना शुगर की डाल के लो, सब कुछ बढ़िया है, दूध ले सकते हो आप। इज इट ओके टू टेक मल्टीविटामिन्स? सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड आई थिंक मेरा समय भी अब खत्म होने के लिए आ रहा है। बट सप्लीमेंट्स इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम चाहिए तो वापस कभी बात करेंगे। थोड़ा सा बता दूं आपको कि सप्लीमेंट्स की हमें जरूरत होती है, बट प्लीज एक बार आप कंसल्ट कीजिए। कोई भी सप्लीमेंट आपको लेना है, मल्टीविटामिन, प्रोटीन सप्लीमेंट या कैल्शियम सप्लीमेंट, एक चीज हम सबको ध्यान में रखनी है कि हम हमारा खुद का ब्लड रिपोर्ट चेक कर रहे हैं कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले। ब्लड रिपोर्ट में हमारा हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल और विटामिन डी, B12, ये सब चीजें ऊपर नीचे तो नहीं है ना। इसके बेसिस पे ही हम सप्लीमेंट्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपका कैल्शियम ठीक है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर डॉक्टर ने रेकमेंड किया है तो उन्होंने जब तक बताया तब तक आप लीजिए। मल्टीविटामिन हम ले सकते हैं, वैसे उसके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले प्लीज बी श्योर कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट है, ऑर्गेनिक है, जिसमें केमिकल्स नहीं है, कोई भी सिंथेटिक चीजें नहीं है। बिकॉज अगर हम बॉडी में सिंथेटिक चीजें डालते जाएंगे, उससे फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट अभी मुझे नहीं उसके ऊपर कमेंट करना, जितना मैंने अभी डाइट के बारे में बताया उतना अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो हमें हेल्प करेगा। बट प्रोटीन सप्लीमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है। स्टेरॉइड्स की वजह से बोन्स में प्रॉब्लम होते हैं क्या? तो कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये एक ना मतलब हम हमेशा कहते हैं कि अ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप आपके डॉक्टर, आपकी डाइटिशियन और आपके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि क्या बेस्ट हम कर सकते हैं, राइट। एकदम से स्टेरॉइड्स हम बंद तो नहीं कर सकते, और स्टेरॉइड की वजह से कभी कभी वेट बढ़ना या फिर बोन्स के ऊपर उसका असर होना होता है। बट अगेन सेम रूल सबको इम्प्लीमेंट नहीं होता है। सो आई थिंक इसको मैं इतना ही आंसर करना चाहूंगी।
दाल हम किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, दिन में ले सकते हैं, रात में ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थायराइड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये थे कई सारे सवाल जो मुझ तक आए थे, सर ने पहुंचाए थे। इसके सिवाय अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल पूछना है तो प्लीज बताइए मुझे। हाथ ऊपर किया जी। नरेश जी बताएं। सर अनम्यूट करके बताएं, अनम्यूट कर कीजिए। मैम, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। ज्यादातर जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि फैट लूज करने के लिए, बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। बढ़ाने 2-3 सालों में मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैम कि मेरा जो वेट है तकरीबन 4 से 5 केजी कम हुआ है। जबकि मैंने जो अपना जो टेस्ट वगैरह कराए हैं विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई वो नहीं है, डाइट्स भी मेरी नॉर्मल रहती है, कोई वो नहीं है। तो अब मैं भी सोचता हूँ कि मैं लूज ना करके मैं वेट गेन करूं। ओके, सो बेसिकली आपका वेट लूज हुआ है उस टाइम पे कोई ऐसा बहुत मेजर चेंज जो आपकी लाइफस्टाइल में हुआ हो, जैसे कि आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी, आपने कोई सप्लीमेंट शुरू कर दी, आपने आपके वर्क लाइफ में कुछ चेंज आ गया, लोकेशन चेंज हो गया, या आप शिफ्ट ड्यूटी में थे या शिफ्ट ड्यूटी में आ गए, एनीथिंग फ्रॉम दिस? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट लेकिन Okay. हाँ बाकी तो अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, उसमें थोड़ा वो ही एक मान सकता हूँ, अदरवाइज मुझे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता। बट स्टिल आई नॉर्मली प्रेफर टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। और जो क्वेश्चन आपके पास में आया था कि 50s का जो बैलेंस्ड डाइट का, दैट वाज सेंट बाय मी। और Okay. मेरा यही वो था कि मैं किस तरीके से और अपने आप को वो थोड़ा सा और बैलेंस डाइट में कोई चेंजेस करूं या किसी उसके अंदर, कि जिससे कि मैं अपना और वेट गेन कर सकूं। पहला मेरा वेट 66-65 था, वो ड्रॉप होकर वो 60 में आ गया है उसमें। 60 में। और आपकी हाइट क्या है सर? मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, विच इज समवेयर अराउंड 5.7, 5.6 और 5.7। ओके, ठीक है। और आपको डे टू डे लाइफ में कोई कंप्लेंट्स, लो एनर्जी लेवल, थकान होना या फिर इस तरीके के कोई नहीं, issues? ऐसा तो नहीं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है मॉर्निंग में लो एनर्जी, कभी कभी, बट ऐसा ओके नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ओके, सो मैंने जो अभी के डिस्कशन में जो माई प्लेट बताई ना, उसमें आपको क्या चेंज करना है कि जो मैंने बताया था कि हाफ प्लेट हमें सब्जी और फ्रूट लेना है, अब जी। उसको आप हाफ प्लेट आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो। ठीक है, देखिए वेट बढ़ाने में भी हमें उतनी ही मेहनत लगती है। ठीक है, और हमें हमारा जो कैलोरीज है वो उसको प्लस में रखना है, मतलब वेट करने में माइनस में रखना होता है। तो डेली आप प्रयास कीजिए कि 200 से 300 कैसे आप इंक्रीज कर रहे हो, आपका इंटेक बढ़ा रहे हो। Right. ठीक है, वो कैसे बढ़ाओगे? तो दिन में 3 बार हमें लेना है, मील्स यूजुअली स्किप नहीं करने हैं, और ज्यादा फोकस हमें करना है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच चीजों के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हो, जैसे मल्टीविटामिन हो गया, या फिर आप आयरन और कैल्शियम भी थोड़ा सा फोकस करके देख लीजिए कि वो लेवल्स आपके कैसे हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज प्लीज रेगुलरली कीजिए। एक्सरसाइज के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बहुत ज्यादा कार्डियो नहीं कर रहे हो। ठीक है, और एक्सरसाइज के बाद आपको रेस्ट पीरियड भी इनफ मिल रहा है। ओके, कई बार स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से रेस्ट उतनी नहीं मिलती, मतलब वजन बढ़ाने में भी मसल्स को उतनी रेस्ट मिलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आई थिंक दीज थिंग्स शुड हेल्प यू। बाकी अगर आपको लगता है तो मैं इससे ज्यादा तो मतलब सबके सामने नहीं बता सकती हूँ, 1-on-1 भी बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। मोस्ट वेलकम। बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? या मैं दिव्या जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने सुना, हम जैसे आपने बताया कि हर एक इंसान का बॉडी टाइप अलग है, हर एक की एज अलग है, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग है, हर एक का तो मेरा कहना है कि एक रूल सब पे अप्लाई नहीं करता है ना। करेक्ट। जो आपने मेरे को बताया कि माई प्लेट है, ये बहुत अच्छा एक बेसिक डाइट के लिए इसको हम रख सकते हैं, पर इसमें भी वेरी करता है कि अगर मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मेरे को कुछ पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल से हर एक को अपना पर्सनल जो है डाइट प्लान फॉलो करो, तभी गुड रिजल्ट आते हैं, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये एक से एक चीज को हम सब एप्लीकेबल नहीं हो पाता है।
ये मेरे को अंडरस्टैंड हुआ है कि अगर मेरे को कुछ पर्टिकुलर अपने बारे में करना है तो फिर मेरा जो बॉडी का पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है उस दूसरे से, तो फिर वो ज्यादा हेल्प करेगा वेट लूज करने में, अगर मेरे को वेट लूज करना है। क्योंकि मेरे को मेरे जो आप मेरे को मेरे पैरामीटर से आप बता पाएंगे कि ये मैं मेरे डाइट से बता पाएंगे, मेरे लाइफस्टाइल से बता पाएंगी, वही डाइट मेरे को लगता है ज्यादा वो होगा। एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब तक हम बीमार नहीं होते हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो जो गोली लिख के देता है हम बस उसको फटाफट लेते हैं और 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, है ना। जितना भी मैंने आप सबको बताया, हो सकता है आपने इसमें से कुछ चीजें कहीं पे सुनी हो, किसी यूट्यूब वीडियो पे, कहीं पे फेसबुक पे पढ़ा हो, है ना। ऐसी बात नहीं है आज के टाइम पे कि फैट लॉस डाइट के बारे में या वेट लॉस डाइट के बारे में हमें पता ही नहीं है। मैंने बस आपको एक थोड़ा सा इकट्ठा करके बताया। बट अब संध्या जी, आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, उसके लिए कई सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो आपके लिए जो डाइट प्लान बनेगा वो शायद मेरे लिए ना सूट करे। तो ये इंडिविजुअल अप्रोच तो बहुत जरूरी होता है, और वही आपको आपका जो हेल्थ है उसको कंट्रोल में लाने में हेल्प करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यवेश जी कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, किसी और का कोई सवाल? सबको सारी बातें आगे समझ में? अच्छा, एक सवाल और था दिव्या जी, एक सवाल ये भी था कि मैं जी, बहुत टाइम से लगभग 4-5 महीने से वर्कआउट अच्छा कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, जिमिंग भी कर रहा हूँ या फिर रनिंग भी कर रहा हूँ, और मेरे अंदर इनर स्ट्रेंथ तो बहुत है, इम्प्रूवमेंट बहुत है, लेकिन वेट लूज होने में मतलब वेट लूज नहीं हो रहा है, तो ये क्या कारण हो सकता है? बहुत बढ़िया। यस, इसी का कारण है, मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया आप सब लोगों को कि हम फैट लॉस के बारे में बात कर रहे हैं, हम वेट लॉस के बारे में बात नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। यस, ठीक है। यस और जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हम हमारी मतलब कई सारे पर्टिकुलरली फीमेल क्लाइंट्स जब आते हैं हमारे पास, तो उनको ये होता है कि दिव्या, सेम जैसे सर कह रहे कि हमने जिम तो स्टार्ट कर दिया, भूख खूब लग रही है, खाना भी हम खा रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, बट वजन तो कम नहीं हो रहा है, इंचेस थोड़े बहुत हो रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, मसल्स बिल्ड होने लगते हैं। अगर हम प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा इंप्रूव कर दे तो मसल्स हमारे इंप्रूव होने लगते हैं। तो बॉडी का जो कंपोजिशन है उसमें इंटरनली चेंजेस हो रहे हैं, बट वो जो एक फिगर दिख रही है हमें, मतलब जो एक वो 60 नंबर या 70 नंबर जो दिख रहा है उसमें नहीं चेंज हो रहा है। तो हमें केवल वेट के ऊपर नहीं जाना है। जैसे मैंने अभी बताया सर स्टार्टिंग में कि आपको आपका फैट परसेंटेज चेक करना है, तो आप आपके मेजरमेंट्स लो और इंच लॉस हुआ है कि नहीं वो चेक करो। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अगर आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा है, एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंच लॉस अगर नहीं हो रहा है तो वो भी होगा। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है कि हमें हमारा वर्कआउट और जो डाइट हम कर रहे हैं उसको ऐसे ही कंसिस्टेंटली करते रहना है। और मैम एज फैक्टर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इसमें, वेट लॉस और फैट लॉस में एज फैक्टर। मैम मैं बताना चाहूंगी कि एज ठीक है, होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है, बट एक बहुत क्लासिक एग्जांपल मेरे पास अभी है। एक लेडी है, एक आंटी है जो आती है, तो उनका एज है 67 ईयर्स। ओके। ओके। और कुछ उनके साथ ना 10 साल पहले मिसहैपनिंग हो गई थी, एक एक्सीडेंट में उनके एक लेग में पूरा रॉड एक मेटल का डल गया। तो उनको वॉक करने में वो स्टिक यूज करती है, और मतलब इतना एकदम इजीली जैसे हम नॉर्मली वॉक कर सकते हैं इतना इजीली नहीं वो कर पाती है। ठीक है, तो वो लगभग जून के महीने में आई थी मेरे पास, और तब से हमने उनका ये फैट लॉस प्रोग्राम शुरू कर दिया। उस टाइम पे उनका जो फैट परसेंटेज था 48%, और आज के टाइम पे अभी हम उनका फैट परसेंटेज जब चेक करते हैं मशीन पे 38% पे पहुंच गई है। आप सोचो, वो ना जिम कर रही है ना योगा भी कर पा रही है। हाँ। ठीक है, केवल हेल्दी डाइट और जितना वॉक उनसे हो सकता है उसके साथ वो करिए। मतलब अमेजिंग, मैं उनको हमेशा बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि इतना कंसिस्टेंटली एक तो वो कर रही है, बिकॉज उनको पता है कि जब मेरा वजन कम होगा तो मेरे बोन्स के ऊपर, मेरे जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, और अब वो अपनी स्टिक छोड़ के आराम से उनका वॉक या चलने का जो चाल कहते हैं ना, ढंग जो है वो इतना इम्प्रूव हुआ है, ब्लोटिंग कम हो गया है। तो ये हमारे माइंडसेट की बात है कि एज की वजह से हम खुद को रोक देते हैं। नहीं मैम, ऐसा होता है ना जैसे कि जब जो यंग गर्ल्स हैं जब वो डाइट करती हैं तो वो जल्दी वेट लूज कर लेती हैं, लेकिन लेडीज लाइक 50 प्लस जो होती हैं उनका स्टबर्न फैट हो जाता है, तो उसको लूज करने में भी तो उनको टाइम लगता है।
कोई बात नहीं मैम, आपको सबसे पहले मैंने ये सेशन में यही बताया था कि हमें हमारा गोल डिसाइड करना है हाँ, ना। अगर हमारा फैट परसेंटेज अभी अगर 40% है तो हमें 30 पे लाना है। सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा हमें कमिट करना है। ओके, यस स्टबन फैट होता है या फिर मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, वो तो ठीक है, मतलब वो एक रीजन है। बट हम कभी कभी ना इसी चीज को बहाना बना के फिर वो छोड़ देते हैं। हम हाँ फॉलो करना, या चलो आज 500 ग्राम बढ़ गया अब छोड़ दो, चलो चलते गोलगप्पे खा रहे, तो फिर ये माइंडसेट अगर हो जाता है तो टाइम पे हमें कुछ नहीं रोकना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज नहीं, स्टबन जो रक्षी जी कह रही है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि एक एज के बाद है ना स्टबन फैट है ना अराउंड द वेस्ट बहुत बढ़ जाता है, जिस लेडीज में हुआ या हिप के पास बढ़ जाता है उसको। अब ठीक है, हमने टोटली वेट लॉस किया, ऊपर से तो हम पतले हो गए, हाथ भी चला गया, पर कहीं कहीं वो एरिया रह ही जाता है। बेली फैट, जब बेली फैट वाला वो क्वेश्चन जैसे पहले नहीं। कहा था, वो एक्सरसाइज उस पर्टिकुलर हाँ। पे सर हेल्प करेंगे टू गेट दैट इन शेप। नहीं बट मैम एक्सरसाइज से हम शायद कर पाएंगे। मुझे देखिए यहाँ पे ना हम पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे नहीं फोकस करेंगे, ओवरऑल हेल्थ। सी वेट लॉस में वापस मतलब ना अब बहुत टाइम हो गया कि हम लोग केवल वेट लॉस के ऊपर फोकस नहीं करते, फैट लॉस। तो फैट लॉस मतलब ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना, और यही केवल एक गोल नहीं हो सकता। आपकी एनर्जी लेवल इंप्रूव होनी चाहिए, आपका स्टेमिना इंप्रूव होना चाहिए, और हम सब लोग योगा करते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, है ना, एक खुद को हेल्दी बनाने के लिए। तो जो स्टमक के ऊपर फैट क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आप दिन में अगर आप ज्यादा टाइम के लिए बैठते हो तो जो नुकसान हमारी बॉडी में स्मोकिंग की वजह से होगा वही नुकसान सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से होगा। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? सो इसमें हमें बस ये करना चाहिए कि हर 45 मिनट या फिर 90 मिनट के बाद उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, या सर जो हमें बताते रहते हैं कि ये चीजें हम दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो करना चाहिए। जितने हम एक कंसेप्ट है, एक टर्म है नीट, मतलब क्या कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, जिसको हमें दिन भर में इंक्लूड करना चाहिए। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी मतलब नीचे बैठना, उठना, चलते हुए जाना, कभी बीच में जंप करना या फिर स्ट्रेचिंग करना। तो हम एक्चुअल में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बट डे टू डे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और ये होता है, मतलब केवल आप फिगर या लुक्स पे मत जाइए, बट ये बेनिफिट करता है। क्योंकि मैंने अभी मतलब जो ये क्लासिक एग्जांपल आप सब लोगों को बताया, आई थिंक 67 मतलब काफी एज है उनकी जिनको रिजल्ट मिला। एग्जांपल है, गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जहाँ तक मेरे समझ में आया है वो ये आया है कि डाइट के बारे में हम सब लोग लगभग जानते हैं, उसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर एक डाइट प्लान हर इंडिविजुअल के लिए अलग हो जाता है। ये इसको हम लोग कुछ ऐसे मान लेते हैं जैसे हम कभी बीमार होते हैं, मेडिकल स्टोर का हर किसी को पता है, हर कोई जानता है, अभी डोलो 650 ले लो, अभी एस्पिरिन ले लो, अभी ये ले लो। लेकिन जब एक्चुअल में हम लोग बीमार पड़ते हैं और ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो हमें एक डॉक्टर ही चाहिए होता है जो कहे कि भैया ऐसा है, ये आप ले लो, दिन में 3 बार इसको ले लेना, 3 दिन तक की दवाई है, आप ठीक हो जाओगे। अगर नहीं हो पाए तो आप एक बार वापस मुझे दिखा देना और हम ठीक हो जाते हैं। अगर हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो हमें एकदम सटीक राय देता है, सटीक सजेशन देता है, सटीक मेडिसिन देता है, तो हमारे पे वो असर जल्दी करती है, रदर दिन की हम लोग अभी डोलो 650 खा के देख ली, फिर क्रोसिन खा के देख ली, अभी हमने थोड़ा डाइट में सुधार कर लिया ऑन द स्पॉट, चलो ठीक है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। लेकिन एक जो डॉक्टर है, जो फील्ड का एक्सपर्ट है, इसी में एक और एग्जांपल, पैर में मोच आ गई, थोड़ी देर देखा मोच है, थोड़ी देर देखा कुछ है, अभी विक्स, अभी इस पे आयोडेक्स लगा लिया, अभी गर्म पानी से सिकाई कर ले, अभी ठंडी सिकाई कर ले, अभी गर्म। हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, उसने एक बार में कहा जी ऐसा है, आप इसको ऐसे ऐसे अप्लाई कर लीजिए, ये इस तरह से है, ये इसका ट्रीटमेंट है, आप कीजिए, फिर ऐसा। तो अगर हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएं तो वो हमें हमारे लिए पर्टिकुलर एक अच्छा डाइट प्लान कह लीजिए या फिर अच्छा मेडिकेशन कह लीजिए, वही बता पाएगा, ना कि हम लोग इधर उधर जाएं। और सर क्योंकि हर इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल अलग है, उसका खाने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है, तो मेरे हिसाब से हर इंसान की डाइट का प्लान उसी हिसाब से बनना चाहिए। मैम हर एक चीज मैं बताती हूँ इसमें क्यों उसी की तरह बनना चाहिए, क्योंकि वो डुएबल भी होना चाहिए। मैं आपको कुछ बता दूं हेयर वायर कि आप एवोकाडो ले लो, आप ब्रोकोली का सैलेड ले लो, आप कहोगे ये तो मतलब आप छोड़ दोगे उसको, करोगे ही नहीं, है ना। क्योंकि जो भी डाइट बताई जाए वो डेलिश भी तो करे ना, जो बिल्कुल, अदरवाइज वो छोड़ देते हैं फिर वो, ये तो बेकार है, तो हम नहीं कर सकते।
तो उसके लिए स्पेशलिस्ट जरूरी है। दिव्या मैम, आप थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस ऑल दीज थिंग्स। वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच। तो ये आज का डाइट का सेशन था। इसी तरह से हम लोग आगे दिव्या जी से बार बार अप्रोच करते रहेंगे, और आप लोग के अगर बाकी कोई सजेशन रहते हैं, कोई सुझाव रहते हैं, तो आप लोग फिर से पूछिएगा। डिब्बा नहीं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेशन अटेंड किया। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। नहीं सर, थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने थैंक के यू सो मच। Thank you, Divya. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू मैम। Thank you. Thank you. करते हैं और रुके रहेंगे, वो भी साथ में लीव ना करते। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच।